परिवार में अब न नानी है न दादी है, न उनका अनुभव है। बड़े कहते हैं कि मेरे अनुभव से सीखो ना, अपना गलती क्यों कर रहे हो। साइकोलॉजिस्ट का नंबर बढ़ेगा, साइकियाट्रिस्ट का नंबर बढ़ेगा, और जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते थे ऐसे हर फैमिली का एक साइकियाट्रिस्ट होगा। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार जाते थे, बाहर खाते थे। आजकल के बच्चों के पास जोमेटो, स्विगी हो गए हैं। तो हम अगड़े होने की दौड़ में शरीक हो गए हैं। किस चूहे से आगे कोई दूसरा चूहा कौन है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस चीज का नतीजा है कि डिलीवरीज का ट्रेंड जो है वो सिजेरियन से हो गया है। अंग्रेजों ने, जिनकी फेयर स्किन रही है, उन्होंने अपने आप को बहुत हाई समझा है और उन्होंने ये डाला है। जब माँ बच्चे को नहलाती है, उसे बॉडी पार्ट सिखाती है, दीज आर योर आईज, एब्डोमेन बेली तक आती है, फिर स्लिप कर जाती है, दीज आर योर थाइज। सेक्स एजुकेशन भी क्यों नहीं, इतना उस शब्द से भी क्यों डरना है हम? दैट्स वेरी ट्रू। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आज हमारे साथ कानपुर के एक बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन जुड़े हुए हैं। सर का नाम है डॉक्टर राज तिलक। डॉक्टर राज तिलक जो हैं वो GSVM कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं और राइट नाउ ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं रामा कॉलेज में, और ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं कानपुर में। बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है इनका पीडियाट्रिशियन के अंदर, लगभग 40 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलो सर। My pleasure to be here on this show. आज हमारे साथ मेरी फ्रेंड अर्चना जो साइकोलॉजिस्ट हैं कानपुर में, वो भी हैं, और हम दोनों फ्रेंड्स मिलकर के सर के साथ कुछ कन्वर्सेशन बिल्ड करने जा रहे हैं। हेलो सर। My pleasure again, अर्चना जी। सर, सबसे पहले आप मेरे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताइए, देन हम आज के टॉपिक पे आते हैं। मैं तिलक हूँ, डॉक्टर राज तिलक। इसी शहर में पैदा हुआ, इसी शहर में बड़ा हुआ, इसी शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेडिकल ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MD करने के बाद में PGI चंडीगढ़ गया, वहाँ से फेलोशिप्स करी, ऑस्ट्रिया वियना से फेलोशिप्स करी, बेंगलोर में कुछ फेलोशिप्स करी, और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे टीचिंग में, प्रोफेशन में सेट हो गया। कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, और मेरे सामने एक बहुत बड़ा जो विस्टा है वो बिखरा हुआ है। आज से 40 साल पहले से जिस ढंग से चीज़ें बदली हैं, मैं देख रहा हूँ जैसे घटनाक्रम की एक रील मेरे आगे चल रही है, और चीज़ें बदल रही हैं। बदलाव है, बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मुर्दे नहीं बदलते, अगर आप जिंदा हैं तो बदलना चाहिए। लेकिन ये बदलाव की दिशा क्या है, हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ जा रहे थे, मुझे लगता है ये हमारी आज की चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। यस सर, बिल्कुल सर। जैसे सर आपका जो डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिशियन का, प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो हमेशा से ही बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, राइट? जब बच्चा पैदा होता है तो 2 जनों के हाथ में होता है, मदर के अलावा एक गायनेकोलॉजिस्ट, एंड देन फिर पीडियाट्रिशियन उनकी टेक केयर करते हैं। आपने 40 सालों का आपके एक्सपीरियंस में आपने बहुत दौर में देखा होगा बच्चों को, माँओं को, पेरेंट्स को, रिलेशनशिप को उतरते चढ़ते हुए, बदलते हुए, डेवलपमेंटल प्रोसेस को बदलते हुए। एक एज में बच्चा कैसा है, दूसरे एज में बच्चा कैसा है। 40 साल पहले बच्चे किस तरीके से एक्ट करते थे, बिहेव करते थे, आज के दौर में बच्चे किस तरीके से एक्ट करते, बिहेव करते हैं। तो हम आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं सर। तो सबसे पहले तो आप मुझे इस बदलाव के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, सामाजिक व्यवस्था बदली है। दूसरा, हमारा परिवेश बदला है। राइट। जो लोग गांव में रहते थे शहरों की तरफ आ रहे हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन चल रहा है। फैमिली का स्ट्रक्चर बदला है। कुछ नई चीजें हैं, जुड़ी हैं, कुछ हैं जो पुरानी थी, वो बड़ी कीमती थी, वो खो गई हैं। फिर कुल मिलाकर के एक फैमिली सोशल सेटअप, उसकी डायनामिक्स बदली है। अब हमारे पास वो सोशल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है
जो गांव देहात की कल्चरल व्यवस्था में हुआ करता था। विकसित समाज में लोग रहते जरूर एक अपार्टमेंट में एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन शायद ये भी ना जानते हो कि सामने और बगल में रहता कौन है, एक दूसरे की मदद के लिए ना आए। वेरी ट्रू। एक और कल्चरल डिफरेंस आया है कि परिवार में अब ना नानी है, ना दादी है, ना बड़े बूढ़े हैं, ना उनका अनुभव है। तो उनकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। हम उम्मीद से देखें तो किस तरफ देखें, हमें दिशा देने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला, हौसला देने वाला है कौन? प्रक्रियाएं जो बायोलॉजिकल है वो वैसे ही चल रही हैं। फैमिली साइज छोटा हुआ है। जब मैं अपनी माँ से पूछता था तो वो 5 भाई बहन थे, और 5 जीवित भाई बहन थे। हुए तो बहुत से थे, जो नहीं रहे अगर उनकी गणना की जाए तो शायद वो 1 दर्जन से ज्यादा हो गए। तो उस समय मॉर्टेलिटी एक बड़ा कॉमन अकरेंस था और लोग उसके प्रति बड़ा सामान्य रहते थे। आज जब हमारे परिवार में सिर्फ 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो हमारे लिए वो बच्चा बड़ा प्रेशस हो गया है, कीमती हो गया है, और हम नहीं चाहते इसको कुछ भी हो। हमारी सारी उम्मीदों का एकमात्र सहारा, उम्मीदों का बुर्ज अगर कहीं है तो वो इस एक बच्चे में है। बहुत सहेज के रखते हैं हम। तो जब हम उसको इतना सहेज के रखेंगे तो हम ये भी चाहते हैं गिर न जाए, इसे चोट न लग जाए, कहीं धूल धूसरित न हो जाए। हम उसको मनुष्य से ज्यादा एक वस्तु बना देते हैं। तो वहाँ ये ठीक है कि हम उसे सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जहाँ कुछ मानवीय विकास के लिए संसाधन और दिशाएं होनी चाहिए, इस प्रक्रिया में वो खो जाती हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी उसके साथ हो वो श्रेष्ठतम हो। जो भी हमारी सामर्थ्य है, और कई बार अपनी सामर्थ्य से भी आगे बढ़कर हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम उसे गलतियां नहीं करने देते हैं, और जब गलतियां नहीं करने देते तो जो हम ट्रायल एंड एरर से सारी जिंदगी, मनुष्य की विकास का संपूर्ण इतिहास ही यह रहा है कि मनुष्य ने गलतियां की हैं, अपनी गलतियों से सीखा है और सीख के फिर अगला कदम लिया है। तो हम सीखने की वो अपॉर्चुनिटी उससे अवॉइड कर रहे हैं, उसकी तरफ से सारे फैसले हम खुद कर देते हैं। बच्चों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमजोर हो गई है। माँ बाप जो है एक गिल्ट से रिडन है कि हम बच्चे को इसके बावजूद भी सब कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं दे पा रहे जो हमारे ख्वाब कहते हैं। तो ख्वाब और ख्वाहिशें एक तरफ हैं, यथार्थ की तपती हुई जमीन दूसरी तरफ, और इनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। तो इस खाई को कैसे भरा जाए उनकी समझ में नहीं आता। जब समझ में नहीं आता तो अपराध बोध पैदा होता है, गिल्ट कॉन्शियस, कि हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए था। हमने भाई बहन उसके आने नहीं दिए। धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस दुनिया में बड़ा हो रहा है, अगर हम 2 पीढ़ियों में विकसित हो चुके हैं तो फिर चाचा भी नहीं है और मौसी भी नहीं है और बुआ भी नहीं है, तो हमारा सारा सपोर्ट सिस्टम लैकिंग है। नेचुरली ऐसे माहौल में हम पीडियाट्रिशियंस आधुनिक दुनिया की जो ग्रैंड मदर फैकल्टी होनी चाहिए उसका रोल अदा कर रहे हैं। हम नई दुनिया के ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, माएँ आती हैं, और अब हमारा रिश्ता भी उनके साथ एक अलग धरातल पे है। आज से 40 साल पहले जब मैं देखता था तो हम लोग बहुत पैटर्नलिस्टिक थे, जैसे अभिभावक हो, और लगातार जो कुछ हम कहते थे हम उम्मीद करते थे ये हमारी बात सुनी जाएगी और हमारी बात मानी जाएगी, और हम ही जानकार हैं, आप सिर्फ रिसीविंग एंड पे हो। लेकिन आज ये डायनेमिक्स भी बदल रही है। माँ बाप की भी जिज्ञासा बढ़ी है क्योंकि वो एजुकेटेड हैं। महिलाएं इन्वॉल्व कर रही हैं अपने आप को बच्चों की रियरिंग अप में। वो गूगल से, इंटरनेट से, मोबाइल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ लिख के आती हैं। तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में जो विमर्श होता है उसका धरातल ऊंचा हो गया है। दूसरा, वो जिम्मेदारी पार्टनरशिप के रोल में आती हैं। पहली चीज,
डॉक्टर अब खुदा नहीं रहा जो एक जमाने में हुआ करता सही। था। हम सिर्फ विषय के विशेषज्ञ हैं विशेषज्ञ। और हमको इसमें बड़ा सुकून मिलता है कि हम उस पेडल से उतार अब उतर के के। हमें इंसान होने का एक हद मिल गया है। सही है सर। हम अपनी बात कहते हैं, हाँ। उनके सवालात आते हैं, उनको हम जवाब भी देते हैं और कुल मिला के जहाँ पे कॉन्कॉर्डेंस बनता है हम दोनों के बीच में, वो हमारी लाइन ऑफ एक्शन होती है। ठीक। क्योंकि सिर्फ पर्चे पे कुछ लिख देने से चीजें ठीक नहीं हो जाती। जब तक उनको कोई समझेगा नहीं, जमीन पे उतारेगा नहीं, उस ढंग से लागू नहीं करेगा, और उसके लिए उनकी सहमति भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारा दृष्टिकोण। सर तो चीजें बदली हैं अर्चना जी। सर जैसे बड़े कहते हैं कि हाँ। मेरे अनुभव से सीखो ना, अपना गलती क्यों कर रहे हो, मेरे अनुभव भी तो कुछ है, उससे लर्निंग क्यों नहीं ले रहे हो तुम लोग, तो वहाँ पे क्या करें? देखिए, हर व्यक्ति के अनुभव उसके समाज से, उसके एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि जो भी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थीं, उससे जो आप सीख सकते थे वो आपने सीखा है। राइट। तो ये ठीक है कि उस अनुभव से कुछ चीजें आई हैं, लेकिन आज दुनिया उस जमाने के अनुभव से निकल के नई जनरेशन के अनुभव तक पहुंच गई है। सही है। मैं जब खुद अपनी जिंदगी में देखता हूँ तो 1974 के आसपास पहली दफे हमारे घर में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आया था। अच्छा। उसके पहले जो मैं फोन देखता था वो काले रंग के फोन होते थे, मोबाइल की तो कल्पना भी नहीं थी। इंटरनेट ने, मोबाइल फोन ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, रोबोटिक्स ने, दुनिया के बीच में जो कम्युनिकेशन बढ़ा है। उस जमाने में हवाई जहाज पे कोई सफर करता था तो शहर का साइज सबसे बड़ा रईस होगा वो जा सकता था। आज कॉमन आदमी हवाई जहाज में सफर कर रहा है, जगह जगह एयरपोर्ट्स खुल गए हैं। मैं खुद दुनिया के 30-35 देशों में गया हूँ और मैंने हर जगह से अलग अलग विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस से सीखने की कोशिश की है। मेरे पिता बहुत गए होंगे, 2-3-4 जगह गए होंगे। हाँ, सही। तो उनका 2-3 जगह का अनुभव, और वो जगह भी तब के जमाने में पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान थे। मेरा अनुभव जिसमें 3 बार अमेरिका, 13 बार यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका सब शरीक है, आज मुझे दिशा नहीं दे सकता है। इसलिए मुझे ये भी स्वीकार करना होगा कि पुराने अनुभव की सीमाएं हैं और वो सीमा एक जगह तक तो ले जा सकती है, लेकिन उसके बाद में आपको अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। सर, आपके पास जो पहले बच्चे आते थे और जो अब बच्चे आते हैं, उनके बीच में आप क्या डिफरेंस देखते हैं इमोशनल वाइज? देखिए, पहले जो बच्चे आते थे वो अपने माता पिता के साथ आते थे और वही उनके स्पोक्स पर्सन होते थे। अच्छा। आज अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और बोल सकता है, हाँ। तो अपनी बात खुद बताता है। अच्छा, वाओ। वो खुद भी अपनी तकलीफें शेयर करता है। वो अपनी माँ की शिकायत मुझसे कर सकता है, अपने पिता के बारे में मुझसे शिकायत कर सकता है। पहले तो कल्पना नहीं कर सकते, पहले कल्पना नहीं कर सकते सही बात है। मैं जैसा कहता हूँ, उस जमाने में घरों में औरंगजेब हुआ करते थे, हिटलर शाही अगर कहीं थी तो घरों में थी, पावर फिगर एक होती थी, और जब पिता घर में आते थे तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। उनके कमरे में जाने का साहस हम नहीं कर पाते थे, बच्चे डरते थे पेरेंट्स के आने से। तो एक भय का वातावरण था। अब वो एक सहयोग के वातावरण में बदल गया है। अब लोग निर्भीक होके जाते हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ में डिसेंट कर सकते हैं, वो लॉजिकल डिसेंट होता है। मुझे तार्किक तौर पे ये सिद्ध करते हैं कि आप गलत हो और वो सही हैं, और बहुत बार मुझे उनसे सहमत होना पड़ता है। सो ट्रू सर, होना भी चाहिए सर। ये आज के जमाने की रियलिटी है, उस समय शायद वो रियलिटी थी। बैलगाड़ी ने जो जमाना जिया है, वो मैं ये नहीं कह सकता कि तब गाड़ियां नहीं थी सड़क पे तो वो तब यूजफुल नहीं थी। वो आज के संदर्भ में हो सकता है ऑब्सोलीट हो गई हो, लेकिन उस समय उसकी एक उपयोगिता थी, और बैलगाड़ी का पहिया ही आज विकसित होके उस 4 व्हीलर का पहिया बना है। उसमें लेकिन बहुत कुछ जुड़ गया है। सर, पहले मानसिक बीमारियां कितनी प्रेवलेंट थीं? क्या आप में बच्चों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन ये सुनाई देता था, या आप डायग्नोस करते थे, और अब क्या स्थिति है?
देखिए दोनों बातें हैं, हम्म, समाज में है ये एक बात है, ठीक है, और उसको हम डायग्नोज कर पाते हैं वो दूसरी ये बात। दूसरी बात है। हम्म, तो पता नहीं था या नहीं था, हम्म, लेकिन कम से कम जितना आज है उतना तो नहीं उतना था, नहीं तो नहीं था। हम्म, इतना निश्चित है। हम्म, और उसके कारण है क्योंकि उस समय सारी चीजें एक ढांचे में ढली हुई थीं हम्म, और कोई विद्रोह का स्वर नहीं था, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो रहा था, हम बड़ी छलांगे नहीं लगा रहे थे। हाँ, तो जो परिवर्तन था उसकी गति थी लेकिन बहुत धीमी थी। लोगों को बदलने के लिए पर्याप्त अवसर था कि उसके साथ बदलते जाएं। और अगर उनके ऊपर कोई, मैंने कहा पिता जैसे हिटलर हुआ करते थे घर में, तो उसकी स्वीकार्यता भी थी कि पिता ऐसा ही होता है, हाँ, रोल मॉडल हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। और बच्चे वही सीखते थे और अपनी जिंदगी में भी वही बनने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था शायद यही सही रोल मॉडल है। सही है, सही है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया है। अब बच्चे अकेले हैं, जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, प्रोफेशनल सपोर्ट आगे आ रहा है। ज्यादा, हाँ। साइकोलॉजिस्ट उनकी मदद के लिए तैयार हैं, डॉक्टर्स उनकी मदद के लिए तैयार हैं, सोशल साइंटिस्ट उनकी मदद के लिए तैयार हैं, स्कूल में काउंसलर्स हैं। राइट, एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। हमारे जमाने में जो सिर्फ रोटेशन था, चीजों को रटो और कापी में जाके इम्तिहान में उसकी उल्टी कर दो मार्क। राइट, राइट, राइट। तब समझने पे इतना जोर नहीं था, आज सारा जोर विषय को समझने के ऊपर आ दैट्स गया सो है। गुड, दैट इज तो सो गुड। बच्चों की इंटेलिजेंशिया बढ़ी इंक्री है, है, उनके हाँ। साथ संवाद बढ़ा है, Right. उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी बढ़ी है, है। और उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी बात कहें, पुरजोर तर्क के साथ कहें, और हम सुनने भी लगे हैं। तो उनका पुश भी है, हमारा पुल भी है, तो दिशाएं तय हैं कि चीजें किधर जा रही हैं। राइट, दूसरा, कुल मिलाकर के अगर कुछ नई समस्याएं आ रही हैं तो वो हमारे पुराने फ्रेमवर्क के ब्रेकडाउन और नए फ्रेमवर्क के अभी पूरी तरह से स्थापित न होने की वजह से, Transition period तैयार का, न हो पाने की वजह से है। ट्रांजिशन पहले भी होता होगा, लेकिन ट्रांजिशन की बहुत गति बहुत जल्दी। तेज हो गई है, Right, और हम right. उतनी तेजी से बदल नहीं पा रहे, हाँ, इसलिए एक गैप हमें महसूस होता है। सर एक जी, मैं बात पूरी कर लूं। पहले जो महिलाएं थी वो घर में चूल्हा चौका किचन, बच्चे रियर अप करना और पैदा करना, बस शायद इसी जिम्मेदारी में खत्म हो जाती थी। आज की महिला ज्यादा सशक्त है, वो बाहर आ रही है, वो सोच रही है, वो झगड़ा कर रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, उसका सशक्तिकरण हो चुका है, वो पढ़ी लिखी है, वो नौकरी करती है, इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट है, वो जॉब के लिए जाती है तो दुनिया के संपर्क में आती है, उसका सोचने का जो दायरा है वो विकसित हो चुका है। बच्चे इन सारी चीजों से लाभान्वित होते हैं। एक पिता अगर पढ़ा लिखा है तो सिर्फ वो पढ़ा लिखा होता है, अगर माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार उस शिक्षा का जो प्रकाश है वो उठाता है। तो बच्चों की रियरिंग अब बेटर हो रही है। सर एक क्वेश्चन है कि अगर इतना लाभान्वित हो रहे हैं बच्चे, मैं मानती हूँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हो रहे हैं, बट उनके आइसोलेशन का क्या करें, जो इतना अकेलापन है उनका, वो कैसे उसका कंपनसेशन होगा? हाँ, सर एक हाँ सॉरी इसी कड़ी में मैं ये जोड़ना चाहती हूँ सर कि आपने बोला कि लेडीज़ आगे आ रही हैं, पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, परिवारों के लिए अच्छा है, पर उनका और मतलब हस्बैंड वाइफ जब दोनों ही काम कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं एक पीछे छूट जा रहा है, और जो फिर इसने बोला आइसोलेशन आ रहा है, वो एक जो आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं और वो कितना प्रिवलेंट देखते हैं? मतलब पहले ये किस लेवल पे था और अब किस लेवल पे आप देखते हैं? देखिए, आइसोलेशन है, और अगर मैं ठीक से भविष्य को देख पा रहा हूँ तो आइसोलेशन रहेगा। अच्छा, और इसको खत्म करने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है। ओके। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, फिर एक्सटेंडेड फैमिलीज तक हम आ गए, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज आई, अब एटॉमिक फैमिलीज हैं। यानी सिंगल मदरहुड, सिंगल फादरहुड भी हमारे यहाँ प्रेवलेंट है। बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बोर्डिंग में भेजे जा रहे हैं। राइट।
क्योंकि उनका बर्डन उठाने के लिए डिंक पैदा हो रहे हैं। हाँ, I know. जहाँ माँ भी नौकरी कर रही है, Right. पिता भी नौकरी कर रहा है, वो बच्चा पैदा पैदा ही ही नहीं नहीं करना पैदा चाहते ही कि नहीं करना हमारे लिए चाहते। बवाले जान है, So, ये आ गया तो हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो डबल इनकम एंड नो No किड्स, kids. नो किड्स। दैट इज ऑल्सो कमिंग अप। धीरे धीरे मुझे लगता है कि आबादी जैसे यूरोप के बहुत से देशों में हो रही है, शिक्षा के साथ में, व्यवसाय के साथ में कम होने लगेगी, फिर राज्य सरकारें, देश इंसेंटिव देंगे कि आओ हमारी लड़कियों से जैसे शादी करो, बाहर यहाँ के बच्चे देश। पैदा करो, यहीं बस जाओ। अगर तुम बच्चा पैदा करोगे तो हम तुम्हें कुछ और इंसेंटिव देंगे। तो यहाँ पे आबादी आगे बढ़ने पे प्रश्न चिन्ह लगा हो, वहाँ सब संयुक्त हो जाएंगे और शायद इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज भी अपनी सार्थकता खो रहा है। खो रहा है। और कितने दिन तक ये आगे चल पाएगा वो ये ठीक नहीं है। वेरी ट्रू। आजकल लिव इन कपल्स का चलन बढ़ रहा है, जहां लोग कमिट नहीं करना चाहते एक दूसरे को। तो जब हम कमिट नहीं कर रहे तो जो औलादें इनके जरिए से दुनिया में आ रही हैं, तो वो सेपरेशन के बाद में सिर्फ बोर्डिंग में पढ़े, इसके सिवा विकल्प क्या है। तो मुझे आइसोलेशन और उससे जो कुछ भी विशेष साइकिल की तरह पैदा हो रहा है, जिसकी तरफ आप संकेत कर रही हैं और सही संकेत कर रही हैं, लोगों के बीच में मेलंकोलिया बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, ओसीडी बढ़ रहा है, ऑटिज्म बढ़ रहा है, उनके बीच में उनको बुली किया जा रहा है। राइट। उनके अंदर ऐसा लगता है जैसे शॉक एब्जॉर्बर्स खो गए हैं हमारे सोसाइटी से। और जो कुछ भी है, हर धक्का सिर्फ हमें अपने आप अपने ऊपर बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ऐसी सामाजिक व्यवस्था में मुझे नहीं लगता है कि कोई मार्ग बहुत जल्दी निकलेगा। जो कुछ वेस्ट में हो रहा है, हाँ ये जरूर होगा कि इस देश के सरजमी पे साइकोलॉजिस्ट का नंबर बढ़ेगा, साइकियाट्रिस्ट का नंबर बढ़ेगा, और जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते थे, ऐसे हर फैमिली का एक साइकाइट्रिस्ट होगा जो फैमिली साइकाइट्रिस्ट कहलाएगा। और बाय एंड लार्ज आज लोग साइकियाट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर समझते हैं और उसके पास जाने से डरते हैं। Right. उस दिन समाज में उनकी स्वीकार्यता हो जाएगी और लोग दूसरे को सलाह दिया करेंगे कि अगर तनाव है तो तुम साइकियाट्रिस्ट से जाके क्यों नहीं मिलते, और लोग खुल के जाया करेंगे, अपनी राय शेयर करेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी में अब ज्यादा आएंगे। बहुत सारा चेंज आया है, उसमें एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो आया है फूड इंडस्ट्री के अंदर, घरों के अंदर खाने पीने को लेकर के, जोमेटो, स्विगी, जंक फूड का कल्चर। हम जब बड़े हो रहे थे सर, ठीक है बाहर खाना तब भी होता था, पर हम शायद 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार जाते थे, बाहर खाते थे। अब आजकल के बच्चों के पास इजीली अवेलेबल जोमेटो, स्विगी हो गए हैं, लगा दिया था और 10 मिनट्स में और इन सबका उनके हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है जी। तो आप इसमें क्या चेंज देखते हैं बच्चों के हेल्थ के अंदर, जो पहले के बच्चे थे और अभी के बच्चों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या डिफरेंस देखते हैं सर? देखिए, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है। मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ कहती थी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बिल्कुल। और वो धीरे धीरे जो साइकोलॉजी के जानकार हैं वो भी प्रूव कर रहे हैं कि हम क्या खाते हैं, इससे हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे तौर तरीके, हमारे आदर्श, हमारा वैल्यू सिस्टम इससे बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। हम इसको बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। उस समय जब चीजें घर में बनती थीं तो उनके साथ माँ का प्यार, उसका एहसास, उसका दुलार, उसका विश्वास, ये सब जुड़ जाता था, उसमें घुलता था। आज वो अलग हो गया है, वो सिर्फ हमारे जीभ की लिप्सा का एक साधन है। हम किसी ढंग से अपना पेट भर लेते हैं, और वो कल्चर जब माँ बाप में इस हद तक है तो फिर बच्चों में नहीं आएगा, इसे आप रोक नहीं सकते। अखबार में, टेलीविजन में, इंटरनेट मीडिया पे, तमाम सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे लगातार विज्ञापन लोगों को ये चीजें परोस रहे हैं।
अब साधन भी हैं, संपन्नता भी है। आपको ऐसा लगता है जब ये इतनी आसानी से उपलब्ध हैं और हम नहीं कर रहे और हमारे पड़ोस में दूसरे कर रहे हैं, दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो जैसे हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और हम पिछड़े हुए रहना नहीं चाहते, कोई नहीं रहना चाहता। तो हम अगड़े होने की दौड़ में शरीक हो गए हैं और यूं एक चूहा दौड़ चल रही है। किस चूहे से आगे कोई दूसरा चूहा कौन है? ये बात और है कि इस रैट रेस में जो जीत भी जाओगे तो रहोगे तो चूहा ही। लेकिन रैट रेस तो चल रही है, हमें घुड़दौड़ में झोंक दिया गया है और ये सारा जो हमारा सोशल सर्किल है अल्टीमेटली कुछ करने की दौड़ में हमें झोंक रहा है। अब इन न्यू चीज़ों में जो मार्केट में मिलती हैं, जिसे आप जंक फूड कह रहे हैं, हम लोग टेक्निकली इसे हाई शुगर सॉल्ट फैट फूड कहते हैं, HSFF फूड। तो ये हाई शुगर सॉल्ट फूड जो है ये आपको कैलोरीज तो दे देता है, लेकिन दोज कैलोरीज आर एम्प्टी कैलोरीज। राइट। उनके अंदर मिनरल्स नहीं है, उनमें विटामिन्स नहीं है, उनमें फाइबर नहीं है। तो अल्टीमेटली आप फूल के तो कुप्पा हो जाते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक ताकत कमजोर हो जाती है। आप बीमारियों के ग्रास बनते हैं। जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं लाइक डायबिटीज, लाइक डिसलिपिडीमिया, लाइक हाइपरटेंशन, लाइक मेंटल डिरेंजमेंट्स जो फूड की वजह से होते हैं, ये सारी चीजें आपको घेर लेती हैं। नसों का कड़ा होना, स्क्लेरोएथेरोसिस, इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस। आप देखते हैं 30 साल का लड़का हार्ट अटैक में मर गया। राइट। बहुत आजकल तो कितने एक्सरसाइज करते हुए बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि देयर इज अ हिडन हंगर। ऊपर से तो सब ठीक ठीक है मुलम्मा, लेकिन अंदर से सिस्टम खोखला है, हमारे अंदर दीमक और घुन लग गया है। सर ये यूथ जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का ही इंटेक, प्रोटीन पे फोकस कर दिया है। पब्लिसिटी इतनी हो गई है कि यूथ प्रोटीन पे, तो कोई भी एक अगर कंपोनेंट बॉडी में रहेगा तो वो वर्क तो नहीं करेगा। देखिए प्रोटीन अच्छी चीज है, प्रोटीन का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन प्रोटीन हमें प्राकृतिक सोर्सेज से मिलनी चाहिए। और लगभग हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। अच्छा। तो अगर हम 50 केजी के हैं तो हमें दिन भर में 50 ग्राम प्रोटीन तो खाना चाहिए। और ये जो प्रोटीन है, ये नॉन वेज हैं लोग तो उनके पास तो प्रोटीन के बहुत से जरिए हैं। राइट। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मुख्य तौर पे आपके पास 2 ही चीजें बचती हैं। एक दालें और दालों से बना हुआ सामान, दूसरा दूध और दूध से निर्मित सामान, यानी पनीर है, खोया है, दही है, ये दूध से बना हुआ सामान हो गया। अब दालों को खाने के लिए दाल खाइए, अलग अलग तरह की दाल खाइए, डाइवर्सिटी जरूरी है। अच्छा। फिर दाल को पीस के बेसन बन गया, उर्द की दाल से दही बड़े बन सकते हैं। जितना साउथ इंडियन फूड है सब में दाल पीस के पड़ती है, चावल दोनों का। तो बाय एंड लार्ज दाल से बना हुआ, दालें आप अंकुरित करके खा सकते हैं, आप मूंग की दाल अंकुरित करके खा सकते हैं, चना अंकुरित करके खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लेंगे तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी में फेवरेबल बैक्टीरिया बनते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। और हमारे शरीर में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो दरहकीकत हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। हम कहने को तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन दरहकीकत हमारी बॉडी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। जितने हमारी बॉडी में सेल्स हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं, हर समय रहते हैं। और जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो लगातार हमारी मदद करते हैं। ये मित्र बैक्टीरिया बढ़ाना होगा। आजकल दुनिया भर में देखिए वो ऑर्कुट होता है या क्या होता है, प्रोबायोटिक लोग, प्रोबायोटिक। तो आज उसका रियलाइजेशन आ रहा है, लेकिन वो हम सब पैदा कर सकते हैं, सामान्य तौर पे पैदा कर सकते हैं। बट ऊपर और वो से पैदा होगा अगर हम फर्मेंटेड फूड खाएंगे, लाइक साउथ इंडियन फूड। अगर हम फाइबर वाला फूड खाएंगे, अंकुरित खाना खाएंगे, तो ये सारी चीजें प्रोटीन के बढ़िया जरिए हैं। एक डब्बे में उन्हें खरीद के लाना और फिर वे प्रोटीन के नाम पे खाना, मुझे नहीं लगता है हमें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। राइट सर। सर आपने ये बताया कि
बहुत तेजी से अब ट्रांजिशन जी। हुआ है, और इस तेजी से ट्रांजिशन के कुछ प्लसेस हैं और कुछ माइनसेस भी हैं। प्लसेस आपने ये बताया कि अब बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गए हैं, जी। चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज भी है। और माइनसेस में जो समझ में आता है कि बच्चे अपने इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और पेरेंट्स के साथ जो है कनेक्शन, बॉन्डिंग नहीं है, आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो आपके पास जब बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर के, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आप देखते हो उनके अंदर? देखिए, एक तो बच्चे डिमांडिंग हो गए हैं अच्छा। और वो असर्ट करते हैं, अच्छा। Okay. और असर्ट करने का तरीका कई बार टेंट्रम्स में बदल जाता है। यानी वो इतना फैल जाएंगे कि उनको फिर संभालना समेटना मुश्किल है। आपके क्लिनिक में भी फैलते हैं बच्चे? ऐसा होता है, अच्छा। ऐसा होता है। और कई बार तो वो हमसे भी जिद करने पे आमादा हो जाते हैं, अंकल टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। वो अपनी प्रॉब्लम बाद में बताएगा, वो हमारे उस दराज तक पहुंच जाएगा जहाँ टॉफियां रखी रहती हैं, और पिछली अच्छा। बार उसे मिली थी। अभी Okay. थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना, हेड ऑफ द फैमिली आप भी हो जाते। तो बाय एंड लार्ज, और माँ बाप भी, क्योंकि मैं आपसे बात हुई कि गिल्ट रिडन है, Right. तो उनकी बातें आसानी से मान लेते हैं। मान वी डू लेते नॉट नो हाउ टू हैंडल ए चाइल्ड हु इज थ्रोइंग टेम्पर टेंट्रम्स। राइट। One. दूसरी चीज, उन बच्चों की एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है, बढ़ गई है, और जब दिन में माँ बाप और समाज से वो डांट खाते हैं और दुत्कारे जाते हैं और उनको बुली किया जाता है, तो वो सारी चीजें उनके सबकॉन्शियस में कहीं स्टोर हो जाती है माइंड में। और रात में जब सोते हैं वो, और वो 4th फेज ऑफ NREM स्लीप और REM स्लीप में जाते हैं, तो सपने उनको ठीक उल्टे आते हैं। दिन में जो लोग उन्हें डांटते डपटते और हड़काते हैं, रात में वो ख्वाब में उन्हें हड़का रहे होते हैं। तो दिन में बाकी लोग दांत पीसते हैं, रात में वो पीस लेते हैं। मतलब कि रात में मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ब्रूक्सिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, ब्रूक्सिज्म को थोड़ा सा बताएंगे सर, डिफाइन? देखिए, ब्रूक्सिज्म यही है कि बाय एंड लार्ज इट इज अ वेंट फॉर योर एंजाइटी। राइट। जब आप उसको उल्टी दिशा में ले जाते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। दर हकीकत हमें कुछ करना है तो उसके कारणों को खत्म करना चाहिए, जिस वजह से ये पैदा हो रहा है। राइट। पुरानी मान्यता तमाम डॉक्टर कहते मिलेंगे, पेट में कीड़े होते हैं तो लोग दांत पीसते हैं, हाँ। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा नहीं मानते। वो यही मानते हैं कि जो हमारी, जैसे सोडा वाटर के अंदर आप पानी भरते चले जाइए, या प्रेशर कुकर में ढेर सी गैस भर दीजिए, तो फिर या तो सीटी बजने का मौका दीजिए, और नहीं तो प्रेशर कुकर फटना तय है। तो ये दांत पीसना उनका रात के समय ख्वाब में, जहाँ सारी रील उल्टी घूम रही है, राइट। एक ढंग से वो प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, जिसके अंदर से वो टेंशन बाहर जा रही है। ये बाहर नहीं निकलेगी तो जब सुबह उठेंगे तो उनको नींद रिलैक्स नहीं कर पाएगी। इसलिए जरूरी है इसे होने दिया जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो कंसर्न होता ही है कि बच्चा जोर जोर से रात में दांत पीसता है। फिर इस तरीके के काफी बच्चे आ रहे हैं जो दांत पीसते हैं। जी। अच्छा, ओके। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये तो बढ़ रहा है। तो वो यूजुअली इस चीज का नतीजा है कि डिलीवरीज का ट्रेंड जो है अच्छा। वो सिजेरियन से हो गया है। अच्छा, बच्चे नर्सरीज में जा रहे हैं, प्री मेच्योर बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्मॉल फॉर डेट बच्चे पैदा हो रहे हैं, लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हो रहे हैं, और पीडियाट्रिशियंस का इंस्टीट्यूशन हर बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ओके। मैंने बताया, मेरी माँ के जमाने में जितने थे उससे ज्यादा नहीं रहे। तो देयर वाज द डार्विनियन प्रिंसिपल कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और आज भी प्रकृति वही कर रही है। एनॉर्मस फर्टिलिटी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो श्रेष्ठ थे वही बचते थे, जो श्रेष्ठ नहीं थे वो तो जन्म पे ही खत्म हो जाते थे, या नहीं तो बाद में निपट जाते थे। तो जो दूर तक जा सकते थे वो शक्तिशाली थे, इंट्रिंसिकली, जेनेटिकली। आज वो तमाम बच्चे भी बचाए जा रहे हैं जो 30 हफ्ते पे पैदा हो गए, 28 हफ्ते पे पैदा हो गए, जिनका बर्थ वेट 1 kg था। ऐसे तमाम बच्चे जिनको आप डंडा लगा के छतें खड़ी कर रहे हैं, ये मेंटली रिटार्डेड भी हैं, इनमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स भी हैं, इनमें ऑटिज्म भी है, ये मेंटली रिटार्डेड भी हैं। फिर
इनमें तमाम में सेरिब्रल पाल्सी हो गई है, वो ठीक से अपने आप को कंडक्ट नहीं कर पा रहे, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें कहीं चिकित्सा विज्ञान को भी सोचना होगा और माँ बाप को भी सोचना होगा, क्या हर बच्चे को किसी भी हालत में बचाना ज़रूरी है? बच्चे वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं, उससे ठीक होके आ रहे हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन कई बार पहुंच जाती है, उससे उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। अच्छा, हम उस डिजीज को कहते हैं रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी। उनको हियरिंग डेवलपमेंट नहीं होता उनका। तो ऑटो अकाउस्टिक इमिशन एक टेस्ट है जिसके जरिए से हम टेस्ट करते हैं कि पैदा होने के बाद इनकी हियरिंग ठीक तो है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि मेडिकल साइंस अब बहुत एग्रेसिव हो गई है, और कई दफे वहां भी काम कर रही है जहां पे मुझे लगता है कि हम बहुत फ्रूटफुल गेन्स नहीं निकाल पाते। हम लाइफ तो बचा लेते हैं, लेकिन जो लाइफ बचती है क्या वो वाकई वर्थवाइल है कंटिन्यू करने के लिए? तो सर क्या पेरेंट्स को जब आप बोलते हो कि ये बहुत ही कम समय में बच्चा अगर ये आएगा दुनिया में, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मेंटली रिटार्डेड या फिर डिफरेंटली एबल या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स कुछ इशू आ सकते हैं, तो क्या वो पेरेंट्स मान जाते हैं कभी कि दुनिया में नहीं लाना चाहिए, या फिर आप कैसे उनको? देखिए, पेरेंट्स का एक्सपोजर नहीं है, हम लोगों का एक्सपोजर है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपोजर है। तो हम तो देख पाते हैं ये जो बच्चा आज है ये 3 साल बाद कैसा होता है, 5 साल बाद क्या होता है इसमें, जब ये 12 साल का हो गया तब कैसा है, जब वो 14 साल के बच्चे को चल नहीं पाता, हाथ में ऐसे लेके आते हैं, वो टट्टी पेशाब बिस्तर पे कर रहा है, कपड़े माँ बाप पहना रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, वो वैसे ही देखभाल कर रहे हैं, फिर वो सोच नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बिस्तर पे एक तरह लेटा है, करवट नहीं ले पा रहा, बेड सोर्स बन रहे हैं उसके, तो हम उनकी दुर्दशा देखते हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि इस एक बच्चे की वजह से ये सिर्फ बच्चा ही नहीं डिसेबल्ड है, पूरी फैमिली डिसेबल्ड हो गई है, पूरा स्ट्रक्चर इसका खराब हो गया है। वो रिसोर्सेज जो इसकी वेलबींग में, इसकी ग्रोथ में लग सकते थे, वो सिर्फ इस बच्चे की देखभाल में जा रहे हैं। तो हमारे पास एक विजन है, लेकिन उस माता पिता के पास में कोई विजन नहीं है, वो शायद एक अटैचमेंट, एक मोह हो जाता है बच्चे उसे के साथ। इसका एक्सपोजर ना हो, इस बारे में वीडियोस ना बने, सर्कुलेशन ना हो उनका, कि जो आज ऐसे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो उनको कन्विंस कर पाना संभव नहीं है। उनका तो सारा जोर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे होता है। डॉक्टर साहब कुछ करिए, इसे बचा लीजिए, ये जाना नहीं चाहिए। उन्हें पिछले 6, 7, 8, 9 महीने की पीड़ा भारी लगती है, आगे 14 साल क्योंकि वो देख नहीं पा रहे क्या होगा इस बच्चे के साथ में। तो सिचुएशंस आर देयर। अच्छा, फिर और ये केसेस बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर स्कूलों में भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ढकेला जा रहा है। राइट सर, आजकल तो 2 साल हो गई है एज बच्चों को 2 साल में। तो वो 2 साल क्या, शायद रजिस्ट्रेशन तो वो पैदा होते ही करा देते हैं बच्चे का, पहले से प्री स्कूल में एडमिशन अच्छे स्कूल में मिले या ना मिले। अब ये एक और बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि प्री स्कूल के नाम पे जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो प्री स्कूल कंसेप्ट है ही नहीं। अकेले स्कूल को उन्होंने छोटा कर दिया है और उसे वो प्री स्कूल कहने लगे। राइट, प्री स्कूल का मायने ये है कि जहां बच्चे को ना हमें रीडिंग करानी है, ना राइटिंग करानी है, ना कोई अरिथमेटिक करानी है, यानी ना गिनती सिखाना है, ना हमें पढ़ना लिखना सिखाना है, ना हमें कोई पिक्चोरियल उसको डेवलपमेंट देना है। राइट, वो ये जैसे जहाँ आदमी या बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है। मतलब मैं उदाहरण से अपनी बात कहता हूँ, अगर आपको मैं एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दूं, स्विमिंग के बारे में 1 दर्जन किताबें आप अच्छी तरह रट लें, पढ़ लें, एग्जामिनेशन में आपके 90-95% मार्क्स आ जाएं, आप पास हो जाएं, है ना, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल स्विमिंग में आपको मिल गया, और उसके बाद मैं आपको ले जाके स्विमिंग पूल में धक्का दे दूं कि आप तो डिस्टिंक्शन लेके आए थे, अब तैर के दिखाओ। सही है, सही है सर। तो आप तैर नहीं पाओगे। There are fair chances that you would sink rather than swim. स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा। प्री स्कूल
जरूरी है जिससे एक्सपीरियंस ले सकें। इसी ढंग से अगर आप शुरू में पानी में उतरती, भले छप 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 कर कुछ करती पानी में, पानी का फील लेती, एक्सपीरियंस लेती, धीरे धीरे कुछ सीखती, फिर शायद यही स्टडीज आपको समर्थन कर सकती थी। तो ये जो बुकिश लर्निंग है ये स्कूल है, जहाँ डायडेक्टिक टीचिंग है ये स्कूल है। प्री स्कूल का मतलब लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, स्कूल टीचर सेंट्रिक होता है। वहाँ एक टीचर क्लास में चैप्टर चूज करती है, सब बच्चे उसका कहा मानते हैं, वो जैसा कहती है वैसा सब करते हैं, तो वहाँ टीचर सेंटर में है। प्री स्कूल चाइल्ड सेंट्रिक होता है, जो बच्चा करना चाहे वो करो। जो टीचर है वो मदर का सब्स्टिट्यूट है, वो उसके पीछे पीछे जाएगी, सिर्फ उसे फैसिलिटेट करेगी। वो स्कूल खिलौनों के पास जाना चाहता है, वो प्लास्टर सीन से कुछ बनाना चाहता है, सैंड के साथ खेलना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, बॉल उठा के फेंकना चाहता है, क्या करना चाहता है। We only give him exposures। लेकिन ये प्री स्कूल तमाम पोइट्रीज रटा रहे हैं और आप भी इसी में अपनी वृद्धि समझते हैं। जब घर में कोई आता है बच्चे को बुला लाते हैं, उससे ये कविताएं सुनवाते बता हैं, दो ये वाली कविता बता और आपस में compete करते हैं, हमारे बच्चे को यहाँ तक आता है, तुम्हारे बच्चे को कहाँ तक आता है। तो बेसिकली वी आर पार्ट ऑफ ए रैट रेस अगेन थ्रू दीज स्कूल्स। तो एजुकेशन भी डीरेंज्ड है सर। बच्चों के चलने से लेकर उनके बोलना, एक एक शब्द को कंपेयर किया जाता है। इसका बच्चा इस उम्र में चलना सीखा, मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, मेरी इसके बच्चा बोलना सीख गया, मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है। इतना कंपैरिजन है, मतलब मैंने भी किया है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन वेरिएबिलिटी है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, वी आर नॉट अलाइक। कोई दो लोग बता सकते हैं जिनका थंब इंप्रेशन एक जैसा हो, जिनकी आइरिस की छाप एक जैसी हो, आइडेंटिकल ट्विंस में भी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई दो एक जैसे हैं ही नहीं, तो हाउ कैन आवर एक्सपेक्टेशंस बी आइडेंटिकल। तो हमें ये बात लेकिन पहुंचती नहीं है। ये बात हम सबको एक बिंदु मान लेते हैं और इसी से कंपेयर करते हैं। तो मुश्किल यही है। ये हमारी सोसाइटी में एक्सपेक्टेशंस और ये बॉक्सेस कहाँ से बने हैं और क्यों बने हैं सर? इतना क्यों हम लोग आदर्शवादिता की तरफ जाना चाहते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, इसी उम्र में ये होना चाहिए, इसको इतना पढ़ना चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए? ये कहाँ से आता है हम ह्यूमंस के अंदर? देखिए, ह्यूमंस प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर एक ने दूसरे से श्रेष्ठ करने की कोशिश की है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जब मैं कहता हूँ तो ये मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि जो दूसरे से आगे निकल गया है वही बचा है। और जब मैं कहता हूँ आज के बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हम अपने फोरफादर से थे, तो मैं उसी एवोल्यूशन की कहानी ही कह रहा हूँ कि हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा होशियार है, वो प्रतिस्पर्धा में कूद गई है और आगे निकलना चाहती है। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा अगर सकारात्मक हो, अफर्मेटिव हो तो अच्छा है। लेकिन ये अगर दूसरे के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बन जाए तो ये डैमेजिंग है। इसमें निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। शायद हमारा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, सोशल कम्युनिकेशन 1-to-1 हो सकता है, लेकिन सोशल कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है कि हम जहां इन चीज़ों को, आज आपका ये वीडियो मुझे लगता है जितनी दूर तक पहुंचेगा ये बातें उतनी दूर तक पहुंचेंगी। लेकिन ये एक नहीं, 1 लाख ऐसे वीडियोस की मांग है जो पूरे भारत में घूम के ये बात हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चाय की दुकान पे चर्चा का विषय बना सकें। हर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पे ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। और इसके लिए आपको साधुवाद है और धन्यवाद कि आप ऐसे विषयों को जनता तक ले जाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं सर, आपका भी मैंने देखा है, आप भी बहुत अच्छे स्पीकर, और मैंने कई जगह आपका देखा है, सुना है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आप ये सर्विस भी कर रहे हैं यंगस्टर्स को गाइड करने की। तो यंगस्टर्स के लिए सर आपके पास क्या संदेश है? आप यंगस्टर्स किस एज को कह रहे हैं? एडोलेसेंट को? एडोलेसेंट। देखिए, एडोलेसेंट फिर कुछ नई समस्याएं हैं एडोलेसेंट बहुत के साथ। सारी, कुछ भी नहीं सर, बहुत एडोलेसेंट पहली बात तो कन्फर्मिस्ट नहीं होता वो। हाँ। दूसरा ये
कि बचपन में आप तमाम सारे खिलौने लाके बच्चे के पास रख देते थे। एक तोप है और एक गन है और एक लड़की है तो उसके लिए आपने एक छोटी सी चक्की ले आए, एक चूल्हा ले आए, एक बेलन ले आए, और वो रोल मॉडल जो घर में देखती है वैसा ही। वही करने की कोशिश कर रही है, तो दुनिया आप बच्चे के पास लाते हैं। एडोलेसेंट एज में ठीक इसका विपरीत हो जाता है, बच्चा इन चीजों के पास पहुंच जाता है दुनिया में। राइट। जो छोटा बच्चा है वो जब डरता है तो माँ बाप की गोद में घुस जाता है, उसे लगता है यार ओमनीपोटेंट फिगर्स दुनिया भर हमें डरा रही है, लेकिन यहाँ हमें कोई कुछ नहीं हमारा कर पाएगा। माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, माई मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। लेकिन जब एडोलेसेंट होता है तो उसकी सोच होती है नहीं, वो अकेले ज्ञानी नहीं, उनसे बहुत बड़े ज्ञानी पड़े हैं। आई नो हमारी मदर सबसे अच्छी माँ नहीं है, ढेर सी माएँ हैं जैसी अच्छी हैं। फिर हार्मोन्स उस समय उग रहे होते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से फिजिकल चेंजेस आते हैं। जो बच्चा कभी शीशे की तरफ देखता नहीं था, शीशे में घंटों शीशे की तरफ देखने लगता है, अपने बाल संवारने लगता है, ब्यूटी सैलून जाने लगता है, कपड़ों की पसंद उसकी स्पेसिफिक हो जाती है, वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहता है, और जो हार्मोन्स करवा सकते हैं वो करवाते हैं उससे। बाय एंड लार्ज इसी में उसे सार्थकता लगती है। और ये वो खुद नहीं कर रहा है, ये उसके अंदर का जो बायोकेमिकल चेंज है वो उसे डिक्टेट कर रहा है। जो नेचर की इंट्रिंसिक डिजाइन है फर्टिलिटी की, टू क्रिएट द बेस्ट, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है उसके अंदर। तो एडोलेसेंट्स में फिर एडोलेसेंट आदर्शवादी होते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होते। कोई जिधर चला गया, ये ऐसा क्यों नहीं है, दुनिया में ये क्यों नहीं होता, लोग सच क्यों नहीं बोलते, वो धीरे धीरे सीखता है। जब वो अडल्ट होता है, अभी अडल्ट नहीं हुआ, होने की प्रक्रिया में है, राइट। तो अडल्ट होते होते हम लोग अडल्टरेटेड हो जाते हैं। आई नो। लेकिन एडोलेसेंट अभी प्यूरिटन है, वो हर चीज को उसकी इंट्रिंसिक वर्थ के साथ में, लॉजिक के साथ में, तर्क के साथ समझना चाहता है, उसे समझौता करना नहीं आता। तो आपको जो बड़े से बड़े क्रांतिकारी मिलेंगे, आज भगत सिंह मिले, चाहे चंद्रशेखर आजाद मिले या विवेकानंद मिले, वो जब एडोलेसेंट और यंग यूथ थे, ये सब उसी जमाने में उन्होंने काम किए हैं। अडल्ट हो जाते, विवेकानंद 36 साल से बाद जीवित नहीं रहे। तो अगर ये लोग आगे चले जाते तो शायद दुनिया के रंग में रंग जाते। अभी तो कोशिश करते हैं कि सब चीजें हमारे रंग में रंगे एक्चुअली। तो माँ बाप के साथ उनका कन्फ्लिक्ट बहुत जबरदस्त होता है। राइट। दूसरी चीज, वो अपने आप को ना बड़ा समझ पाते हैं ना बच्चा समझ पाते हैं। तो वो एक नई समस्या है कि कई बार वो चाहते हैं कि हमें माँ बाप वैसे ही मदद करते रहें, सराहते रहें और पीठ के पीछे खड़े रहें जैसे बचपन में थे। और जब उनको छोटा समझे जाना लगता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे डिसीजन मेकिंग में ये बाधित है, बाधक बन रहे, हमें सोचने नहीं दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। तो माँ बाप को भी अब पहले से ज्यादा लिबरल होना पड़ेगा, उनको चॉइसेस देनी पड़ेंगी, उन तक चल के आना पड़ेगा। तो सोसाइटी नीड्स टू चेंज। अब ये जो एडोलेसेंट्स हैं, इनके साथ में बहुत से सोशल बिंब जुड़े हुए हैं और ये बिंब बड़े पैमाने पे सेक्सुअल हैं। आप देखें, मार्केट पटा पड़ा है ऐसे प्रोडक्ट्स पे, और उनके खरीदार भी यही हैं, जहां पे पोर्न इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। इनके जो आइडियल्स हैं वो बदल गए हैं, क्योंकि इनको मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग बेची जा रही है बाय एंड लार्ज एक्चुअली। फिर एपार्थाइड चल रहा है। हिंदुस्तान का आदमी अपने कॉम्प्लेक्शन को नॉर्मल नहीं समझता, उसे गोरे लोग ज्यादा श्रेष्ठ लगते हैं। क्या आप मानेंगी कि केरल में, साउथ इंडिया में, जहाँ डार्क कॉम्प्लेक्शन ज्यादा है, करीब 54 से लेके 58% लड़के फेयर एंड लवली लगा रहे। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन आवर स्किन एज वी आर, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो मेरे को समझ में आता है कि अंग्रेजों ने, जिनकी फेयर स्किन रही है, उन्होंने अपने आप को बहुत हाई समझा है और उन्होंने ये डाला है। ब्लैक को तो वो कुछ ही नहीं समझते, और हमारे देशों में भी आकर के उन्होंने ठोक ठोक के हमें बताया है, वी आर सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर। और कहीं ना कहीं हमने, क्योंकि वो गुलामी के थ्रू गए हैं, तो हमारे अंदर भी ये इन्फीरियरिटी आ गई है। एक
मैं फिर कहता हूँ अमेरिका में रहने वाले बराक ओबामा ने अगर इसी ढंग से सोचा होता और वो अपने रंग के नीचे इतना दब जाता तो कभी भी उस देश का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। वी नीड टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्किन। जो हम हैं, जैसे हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो लोग अपने आप को एडोलेसेंट स्वीकार नहीं कर पाता जैसा वो है। सर अभी एक बहुत ही क्लोज मेरे पास एक क्लाइंट था, बच्चा था, तो उसको क्लास में बच्चे कह रहे हैं अफ्रीकन पुलिस आ गया, अफ्रीकन पुलिस आ गया, बुलिंग कर रहे हैं। तो वो बच्चा इतना डिस्टर्ब हो गया है कि रात में वो सोता भी नहीं है, कि कभी स्कूल नहीं जाना चाहता, कि कल मैं जाऊँगा ऐसे ही टीज किया जाएगा, ऐसे ही होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है, जैसा अभी अमिता ने बोला कि कॉम्प्लेक्शन इशू जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यंगस्टर्स वाकई में फेयर एंड लवली की ओर ज़्यादा जा रहे हैं ये। और एक सर लैंग्वेज का भी, लैंग्वेज भी इंग्लिश बोलने वाला सुपीरियर समझा जाता है। इंग्लिश बोलने वाला। और वही चीज़ अगर आप अपनी मातृभाषा में कहें, कॉलेज में भी आप बात भले हिंदी हिंदुस्तानी की करें, बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं। कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। कारण ये कि आपको मालूम है कि हिंदी का कोई मार्केट हमारे सामने नहीं है, हिंदी की कोई स्वीकार्यता हमारे सामने नहीं है, हिंदी बोलने वाले को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो अंग्रेजी बोलने वाले को मिल रहा है। सही बात है। करियर में आगे की ग्रोथ है नहीं अगर हिंदी में बच्चा तो ये कहीं हमारे अंदर, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं 100% सहमत हूँ, गुलामी का एक दंश है जो अब तक निकल नहीं पाया है। हमारी रगों में वो जहर अभी भी दौड़ रहा है। राइट। सर पेरेंटिंग एज अ प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग इसको कहते हैं, प्रोजेक्ट है अब जी। पहले तो बच्चे पल जाते थे, जैसा आपने बोला कि पहले 10-11 ऐसा होता था, पहले पल जाते थे, अब पाले जाते हैं। एक बच्चा है तो सर जैसा अभी हम लोग टीन एज की बात कर रहे हैं, तो टीन एज में आपने बताया कि ऐसा ऐसा सिम्टम्स आएंगे ही ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उसको कैसे पेरेंट्स उस पर कैसे काम करें बच्चों के साथ में, जो उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए ये पेरेंट्स नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स को इसके बारे में बचपन से जागना होगा, ये मानना होगा कि जो आज छोटा बच्चा है ये एडोलेसेंट होगा। आप देखें, जब माँ बच्चे को नहलाती है, उसे बॉडी पार्ट सिखाती है, दीज आर योर आईज, दिस इज योर नोज, दिस इज योर ईयर, दीज आर योर चीक्स, दीज आर लिप्स, चिन, चेस्ट, आर्म, सब बताती है। फिर वो एब्डोमेन, बेली तक आती है, फिर स्लिप कर जाती है, दीज आर योर थाइज। तो वी नीड टू टॉक अबाउट जेनिटल्स ऑल्सो, दे आर देयर। हम जब तक उस चीज को कंजर्व्ड रखेंगे, हमें बोलने में शर्म लगेगी, हम अपने माँ बच्चे से बात नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड टू बी कंफर्टेबल विद आवर जेंडर, विद आवर सेक्स। ये सेक्स टॉक्स घरों में होनी चाहिए, बातचीत इस बारे में बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कानपुर में एक वीरेंद्र स्वरूप स्कूल है, उसकी ढेर सारी ब्रांचेस हैं। एक बार इनकी 8-10 ब्रांचेस ने मिल के एक सम्मेलन लाजपत भवन में किया, मोती झील में। वहाँ करीब 2-3 हजार बच्चे आ सकते हैं। मैं वहाँ पे एडोलेसेंट एक्सपर्ट की तरह वहाँ प्रेजेंट किया गया था। तो बातचीत हुई, पहले तो डायडेक्टिक थी, फिर लोगों से कहा गया वो अपने सवाल जो चाहें एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, और उसके लिए एक बॉक्स सर्कुलेट किया गया कि आपको खड़े होके पूछने की जरूरत नहीं है, पर्ची दे दी गई, आप जो चाहें इसमें सवाल लिख दें, और वो सवाल जो है वो एक्सपर्ट्स के पास क्वेश्चन आंसर सेशन में पहुंच जाएगा। वो बॉक्स हमारे पास पहुंच गया। हमारे साथ एक और डॉक्टर अमरीश गुप्ता थे, हम दोनों जने बैठे थे। वो जब बॉक्स खोल के देखा हमने, और सवाल का जवाब देने के लिए कि कौन कौन से सवाल आए हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज, और वीरेंद्र स्वरूप 12th तक है, वहाँ 10th, 11th, 12th के बच्चे थे, यानी 14, 15, 16 एडोलेसेंट जिनकी बात कर रहे हैं, जो स्त्री पुरुष संबंध को परिभाषित नहीं करता, जिसके अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा और जानकारी नहीं है कि जो उससे संबंध न रखती हो। वो हर चीज पूछ ली गई थी। अच्छा। उनको पूछने में झिझक नहीं लगी, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी छिपी हुई थी। जवाब देने में हमें पसीना आ गया कि कैसे इसके बारे में सार्वजनिक तौर पे हम बात करें। तो
ये बताता है कि उस एज में बच्चों के मन में कैसी जिज्ञासाएं समाज होती हैं। उन्हें कोई जवाब देने वाला मिलता नहीं है, कोई बात करने वाला मिलता नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन सोसाइटी में फिर वही रेस्ट्रिक्शंस हैं। सेक्स एजुकेशन मस्ट बी ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल। अगर एडोलेसेंट्स को आप दिशा देना चाहते हैं, ये जो सिंगल स्कूल्स है ना, बॉयज स्कूल अलग और गर्ल्स स्कूल अलग, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। सही बात है सर, बिल्कुल। जिंदगी में आप घरों में साथ साथ रहते हैं, शादी के बाद साथ साथ रहते हैं, बीच में जो सेपरेशन आ जाता है, ये लड़के लड़कियों को नहीं समझ पाते, लड़कियां लड़कों को नहीं समझ पाते। एडोलेसेंट होने पे लड़कियां लड़कियों के ग्रुप में रहेंगी, लड़के लड़कों के ग्रुप में रहेंगे, लेकिन लड़के अपने ग्रुप में बात लड़कियों की कर रहे होंगे और लड़कियां अपने ग्रुप में बात लड़कों की कर रही होंगी। ये सवाल ये है कि अगर हम एक दूसरे के साथ रहते तो एक दूसरे की सीमाएं, उनकी समस्याएं, उनका दृष्टिकोण ये साझा होता ना। साझा होता। सर मेरी एक क्लाइंट अभी है, शी इज़ 30 years old, तो अब प्रेशर आ रहा है शादी का। कहती है मैम, जब हम बच्चे थे 11, 12, 15 साल के थे, तब पेरेंट्स कहते थे लड़कों से बात मत करो, लड़के अच्छे नहीं होते हैं, तुम अपना रहा करो। अब बड़े हो गए, अब कहते लड़कों से बात करो। जब कंडीशनिंग ही नहीं कराई, कभी बात करने नहीं दी, बुरा बोला हमेशा, तो हमने भी वही एक दीवार खड़ी कर दी कि हमें लड़कों से बात नहीं करनी है। अब मेरे को झिझक होती है, अब मैं उनके सामने ओपन नहीं हो पाती हूँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दीवारें खड़ी हैं चारों तरफ, हम किले में कैद हैं, हमारे चारों ओर पिंजड़े खड़े कर दिए गए हैं और उसमें हमको बंद कर दिया गया है। अब आप जब हम उसमें रहने के अभ्यस्त हो गए, तब आप दरवाजा खोल के कह रहे हो बाहर चले जाओ और दुनिया में घूमो, तो हमें डर लगता है। शादी.com से आप मिलाते हो, वो बात नहीं हो पाती है, वो झिझकते हैं बात करने में। नहीं, वहाँ भी झिझकते हैं और आखिर में उनको फैमिली लाइफ में भी एक बिस्तर पे पति पत्नी बात नहीं कर पाते कि उनकी अपेक्षाएं और उम्मीदें एक दूसरों के साथ क्या हैं। सही वो एक संकोच बना रहता है। मुझे लगता है ये सारे संकोच की दीवारें जानी चाहिए। इस मामले में मुझे लगता है वेस्ट हमसे कहीं आगे है। लेकिन हम जा उसी दिशा में रहे हैं और जाएंगे वो कोई नहीं पाएगा। वैसे एक्चुअली में अच्छी चीज़ें हम नहीं लेना चाह रहे हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अडेप्ट कर ली जो हमारी सोसाइटी के लिए आज नेगेटिव जा रही हैं, बट ये पॉजिटिव चीज़ें हम ले ही नहीं पा रहे हैं। वो अप्रोचेस से हम नहीं लेना चाह रहे हैं, या हम अच्छी चीज़ों को सिलेक्ट करना, हमारा माइंड वो करता ही नहीं है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जो चीज़ें हमें प्लेजर दे रही है, हम उसकी तरफ ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये हो सकता है। सारे स्कूल कॉलेजेस को कोएड कर देना चाहिए। नंबर 2, बाय एंड लार्ज सेक्स एजुकेशन। आप उसको सेक्स एजुकेशन नाम न दें, कोई और नाम दे दें। आजकल जैसे नया कंसेप्ट आया, हम उसे फैमिली लाइफ एजुकेशन कहते हैं। और मैं कहती हूँ सर, सेक्स एजुकेशन भी क्यों नहीं, इतना उस शब्द से भी क्यों डरना है हमको? दैट्स वेरी ट्रू, वेरी, वो तो शाश्वत है। सर आप बता रहे थे। हाँ जी, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के ये जो गैप है, ये शायद जेंडर का जो शोषण है इस देश में, उसकी भी बुनियाद इसी से रखी जाती है कि देयर इज समथिंग विच इज इंफीरियर, देयर इज समथिंग दैट इज सुपीरियर। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सेटअप। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जाना चाहिए। एडोलेसेंट्स के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो एडोलेसेंट्स आर अनकंफर्टेबल, दे आर नॉट सर्टेन अबाउट थिंग्स, क्योंकि हमने उनको डिसीजन मेकिंग का मौका नहीं दिया, माहौल नहीं दिया। उनको हमने परिवार में वो पृष्ठभूमि, वो जमीन नहीं उपलब्ध कराई जिसमें वो उग सकते, अच्छी फसल लहला सकती उनकी। और अब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई अगर फूल अच्छे नहीं खिले तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें पेड़ पौधों की गलती है, माली ही गलत होंगे या खाद सही नहीं मिली होगी। So true. सर मैंने तो इस पॉडकास्ट से आपके मैंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मैंने ऑप्ट कर लिए जो बहुत ही आइस ब्रेकिंग रहे कि जो प्री स्कूल्स है ये चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, उनकी चॉइस पे डिपेंड करने चाहिए कि वो क्या चाहते हैं वो सिखाओ जी, वो चीज़ें कराओ। एग्जैक्टली। प्री स्कूल में बैग नहीं होना चाहिए, बैग नहीं होना चाहिए, स्कूल में होमवर्क नहीं होना चाहिए,
प्री स्कूल में फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए, Fixed प्री time. स्कूल में स्कूल ड्रेस नहीं होने चाहिए, सिर्फ प्री फ्लेक्सिबिलिटी स्कूल पे में होना बच्चा जाना चाहिए। चाहे जाए, न जाना चाहे नहीं आएगा, हाँ, जी। अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। जी 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 प्री स्कूल में वो खेल कूद रखें, जब हम उसको ले जाएं कि सब्जियां कौन सी होती हैं तो किताब में न दिखाएं सब्जी, सही। हम उन्हें सब्जी बाजार ले जाएं, मार्केट में सब्जी खरीद Actually. के हाथ में पकड़ाएं, Actually. छूने दें, खेलने दें, फल सिखाएं उनको। अगर हमें जानवर दिखाने हैं तो हम उनको चिड़ियाघर लेके जाएं, दिखाएं जानवर इन एक्चुअल सेंस में। तस्वीरें दिखा के हम नहीं सिखा पाएंगे उनको। नहीं सिखा पाएंगे। अगर हम उनको पहाड़ दिखाना चाहें, झरने दिखाना चाहें, तो फिर झरने की तस्वीर और पहाड़ से थोड़ी शिमला का मजा आएगा। फिर उनसे कहें तस्वीर दिखा के देखो कैसी ठंडक लग रही है, बढ़िया हवा चल रही है, तो हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? तो इसलिए मुझे लगता है प्री स्कूल एजुकेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज होने चाहिए। और बाय एंड लार्ज जो नहीं है उसको, इनके बारे में एक्चुअली कोई संहिता नहीं है, गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं है इस बारे में, सही कोई बात है, रेगुलेशंस नहीं है बहुत सारे ऐसे फील्ड जो आज छूते रह गए हैं इन सब से। एक जो मुझे जहाँ पर कमी लगती है कि बच्चों को पेरेंट्स खुद भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, इमोशंस की समझ नहीं है, छोटी छोटी बातों Very पे वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अपने खुद के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो बच्चों को भी सिखा नहीं पाते हैं। और ये जो लैक ऑफ इमोशनल एजुकेशन है वो भी इम्पैक्ट लेके आता है बच्चों की। देखिए, मैंने उसके लिए आपसे भी इनफॉर्मल बातचीत जब कर रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि ये लाइफ स्किल एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको एड्रेस करने की बड़े पैमाने पे ज़रूरत है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर डिग्री कॉलेज में, हर टेक्निकल कॉलेज में, हर जॉब प्लेस पे लाइफ स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। राइट हम अपने आप को जाने, नो योर सेल्फ इज द फर्स्ट कीवर्ड। राइट। हम दुनिया भर में चीज़ों की स्वॉट एनालिसिस करते घूमते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स कहाँ से आने वाली हैं। अपने बारे में कोई स्वॉट एनालिसिस ही नहीं कर रहा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमें किधर जाना चाहिए। माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तुम व्यापार कर लेना, तुम डॉक्टर बन जाओ, इत्यादि इत्यादि। ये चीज़ें एक साइकोलॉजिकल काउंसलर को गाइड करनी चाहिए कि तुम्हारा टेम्परामेंट क्या है, किधर जाने की जरूरत है। बहुत सही बोल रहे हैं हम आप। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीख रहे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारे डिस्टर्ब्ड हैं। हाउ टू हैंडल इमोशन, क्रोध अगर हमें आ रहा है तो हम उसको कैसे हैंडल करें, सो ट्रू सर। कैसे उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करें। आप देखिए, गांधी को क्रोध ही तो आया था जब एक ट्रेन से निकाल के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, रईस बाप का बेटा था, तभी इंग्लैंड पढ़ने जा पाया उस जमाने में। गरीब आदमी नहीं था, कितने लोग जा सकते थे इंग्लैंड। सूट बूट पहनता था, तस्वीरें देखे गांधी की, बैरिस्टर था, कोर्ट में बढ़िया प्रैक्टिस चलती थी, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ट्रेवल करता था। वहां से अंग्रेज ने निकाल के उसे प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस कंपार्टमेंट। जस्ट सी, क्रोध था, उसने उस क्रोध को पाला, और कैसे पाल के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नहीं, अंग्रेजों को इस देश की सरजमीन से निकाल के फेंक दिया। तो क्रोध को भी अगर आप चैनलाइज करें तो वो क्रिएटिविटी का साधन बन सकता है। तो हाउ टू हैंडल इमोशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और तरह तरह के इमोशंस हैं, जितने हिंदी में रस हैं, श्रृंगार है, वात्सल्य है ना, भय है, वो उतने ही इमोशंस हैं। उतने ही इमोशंस है। तो हर इमोशन को कैसे हम हैंडल करें, ये हमें आना चाहिए। अगर आप उसको सहेज के रख लेते हैं तो को कैसे रिजॉल्व करें। हाँ। क्योंकि कन्फ्लिक्ट अगर अनरिजॉल्व रहता है तो फिर हो सकता है कुछ दिन में आप सिजोफ्रेनिक हो जाएं, हाँ। आपकी बाइपोलर पर्सनैलिटी बन जाए, आप दो डिविजन्स में जीने लगे। दैट इज नेसेसरी। हाउ टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। राइट। कि तमाम परिस्थितियां हैं, तमाम ऑप्शंस हैं कि डिसीजन हमें किसी भी परिस्थिति में कैसे लेना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट से सीखने वाला है, एक आईएएस को उठा के इस डिपार्टमेंट से उसमें, उससे, उसके पास उस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी सारे डिसीजंस वो करता है बैठ के। वो इसी में ग्रूम किया जाता है। हाउ टू टेक डिसीजन वो आप ही से पूछता है, बताओ प्रॉब्लम क्या है।
और कोई चीज आप ऐड करना चाहेंगे, आप ऐड करना चाहेंगे, आप ऐड करना चाहेंगे। नाउ ही हैज द इन्वेंटरी। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जवाब भी आपसे पूछता है। फिर अगर हम ये डिसीजन ले लेते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर सबसे पूछा जाएगा। अगर नहीं लेते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, पब्लिक रिपरकशंस क्या होंगे, वो सारी चीजें एक्सपर्ट्स को बैठा के उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करता है और सब जानने के बाद फाइनली कहता है ना दिस इज कंक्लूडेड, ये करना है, ऐसे करना है। तो हाउ टू टेक डिसीजन इज ए इम्पोर्टेंट थिंग। लोगों को नहीं सिखाया जाता कैसे डिसीजन लेना है। हमें चीजें आप बताएं, जो कुछ भी हमको सिखाया गया, मुझे नहीं मालूम है आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है, जो मुझे ट्रिग्नोमेट्री सिखाई गई, साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आया। कहीं काम नहीं आती। जो मेंसुरेशन सिखाई गई वो कहीं काम नहीं आई हमारे। और बाय एंड लार्ज जो काम आया, कोरोना जब हुआ तब मैंने देखा लोगों को थर्मामीटर देखना नहीं आता है, ब्लड प्रेशर लेना नहीं आता, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, मतलब बहुत छोटी छोटी ड्रेसिंग करना नहीं आता है, एक वुंड की केयर नहीं पता है। ये तो लाइफ जिस समय थ्रेट में आई उस समय उजागर हुआ। हर फील्ड में देखें, बड़े से बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है लेकिन घर का फ्यूज नहीं बदल सकता, वो घर का नहीं बदल सकता, प्लान कर सकता है। तो हमारी एजुकेशन में बड़े फ्लॉज हैं जिन्हें हमें एड्रेस करने की जरूरत है। सो ट्रू सर, सो ट्रू। आपका कहना है कि छोटी छोटी सी स्किल्स पे भी हमें ध्यान देना है, प्रैक्टिकल स्किल्स पे हमें डेवलप कराना चाहिए, चाहे फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो या अदरवाइज, वो जरूरी है। हमें अपने अकाउंट्स रखना नहीं आता, इनकम टैक्स में बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है, नहीं आता, हमें ही नहीं आता सर। You just see, वो सिखाया ही नहीं नहीं सिखाया गया, और जो सिखाया गया वो कहीं काम नहीं आया। तो हमारी एजुकेशन इज रिडंडेंट। वेरी नाइस करते हैं। वेरी वेल सर। सो सर, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। इस डिस्कशन के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ट्रांजिशनिंग हो रही है, और ट्रांजिशनिंग के साथ साथ, बदलते समय के साथ साथ हमें एज ए सोसाइटी बदलना है, हमें एज ए फैमिली बदलना है, पेरेंट बदलना है, और शायद हम बदलेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा चेंज। एट द एंड ऑफ द सेशन सर, आप क्या हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? मुझे कहना यह है कि बदलाव स्वाभाविक है, बदलाव था, बदलाव है और बदलाव रहेगा। हमें कोशिश करना चाहिए एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन एजुकेशनल बॉडी, कि हम इसके साथ में जहां तक हो सके पेस रख सकें, और पेस रखने के पहले हम देखें कि इन सब की दिशा क्या है और वो हमें कहाँ ले जाएगी, और कौन सा दिशा उसमें अनुकरणीय है और कहाँ परिवर्तन की जरूरत है। और इसे बदलने से हमें घबराना नहीं चाहिए। समय भी बदल रहा है, हम भी बदलें, लेकिन अपने निर्णयों को भी बदलने के लिए तैयार रहें। जो कल उचित था जरूरी नहीं वो आज भी उचित हो, और ये भी संभव है कि जो आज उचित है उसे हमको कल बदलना हो। तो अगर ये तैयारी है तो हम टाइम के साथ पेस रख पाएंगे, दुनिया को लीड कर सही से इवॉल्व हो पाएंगे। बदलाव ही एक शाश्वत है, बदलाव ही शाश्वत है। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।